T20 वर्ल्ड कप के लिए इंडियन स्क्वाड का अनाउंसमेंट तो हो गया, लेकिन इस 15 के साथ इंडिया की 11 कैसे बनेगी? क्योंकि बहुत ज़्यादा खिलाड़ी इस टीम में टेस्ट मैच काइंड ऑफ प्लेयर नज़र आ रहे हैं, जहां पर बाकी दुनिया T20 क्रिकेट को एक अलग लेवल पर लेके जा रही है। हमारी टीम में कम स्ट्राइक रेट से खेलने वाले प्लेयर बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उन सारे प्लेयर्स को प्लेइंग 11 में किस ऑर्डर में और कैसे अकोमोडेट किया जाएगा, साथ में बॉलिंग स्पिन डिपार्टमेंट हो या फास्ट बॉलिंग, वो भी इंडिया के लिए कंसर्न जरूर है। तो 11 बनाते हैं, इंडिया की किस तरह से बन रही है और उस पर बात करते हैं आज के इस वीडियो में। आप अगर नए हैं और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओपनिंग से शुरू करें, रोहित शर्मा बीइंग अ कैप्टन एक ओपनर होंगे, उनके साथ यशस्वी जायसवाल होंगे। ये लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन अच्छा है, बुरा कॉम्बिनेशन नहीं है। और रोहित शर्मा भी उतना स्लो नहीं खेलते, या जैसे आप देखें जिस तरह से हाल फिलहाल की उनकी क्रिकेट रही है, तो यहां तक मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। बट उसकी जो हाइट होती है ना, वो नहीं है प्रॉब्लम। उस हाइट की तब होती है कि जब आप मान लीजिए कि रोहित और जायसवाल ओपन कर रहे हैं और जायसवाल जल्दी आउट हो जाए और रोहित विराट फिर से इकट्ठे हो जाए, जैसे T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में 2022 में हुआ था। तब आपके लिए फंसने वाली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाएगी। और इंडिया को कॉम्बिनेशन में ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि कैसे विराट कोहली का इस्तेमाल करना है। जल्दी विकेट गिरने के बाद जरूर आप विराट कोहली को लेके आएंगे, लेकिन अगर दूसरे सिनारियों में रोहित और जायसवाल एक अच्छा स्टार्ट देने में सक्सेसफुल होते हैं पावर प्ले में, तो मुझे लगता है कि इंडिया को बैटिंग ऑर्डर में इस बार वो फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी, जहां पर आप सूर्य कुमार यादव को नंबर 3 पर बैटिंग करवा सकते हैं। क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है T20 के गेम में मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड करना, और जो आपके ओपनर्स आपको स्टार्ट दें उसको आगे लेके जाना बहुत जरूरी है। आपने इस बार आईपीएल में भी देखा है, जब भी कोई खिलाड़ी मिडिल ओवर्स में आके मोमेंटम को ब्रेक करता है, दोबारा से मोमेंटम रीगेन करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए ये फ्लेक्सिबिलिटी इन बैटिंग ऑर्डर इंडियन टीम को रखनी पड़ेगी। विराट कोहली आपके प्लेइंग 11 का हिस्सा जरूर होंगे, लेकिन उनके बैटिंग ऑर्डर के साथ आपको फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी। अर्ली विकेट गिरने पर डेफिनेटली ही विल बी इन, और वो 3 नंबर पर खेलने के लिए जाएंगे। लेकिन ज्यादा देर विकेट नहीं गिरता, सपोज 7 ओवर 8 ओवर इस सिचुएशन तक मैच चला गया है, देन आपको 3 नंबर पर सूर्य कुमार यादव को भेजना चाहिए। वैसे नॉर्मल ऑर्डर में सूर्य कुमार यादव आपके 4 नंबर के बल्लेबाज हैं। देन आप 5 नंबर की बात करें, 5 नंबर पर आपको विकेट कीपर चाहिए होगा, और 2 ऑप्शन आपके पास हैं। आप इस बैटिंग ऑर्डर में विकेट कीपर नंबर 3 पर लेके नहीं जा सकते, जो संजू सैमसन की प्रेफरेबल पोजीशन है, जिसमें वो आईपीएल में भी बैटिंग कर रहे हैं। तो 5 नंबर आपको एक चीज ऋषभ पंत को और बेनिफिट करके जाएगी, उनका लेफ्ट हैंडर होना, दूसरा अपनी फ्रेंचाइजी में 5 नंबर पर ही बैटिंग करना। तो 5 नंबर के प्लेयर मुझे लगता है कि वो ऋषभ पंत ही रहेंगे, जो आपको सुनने में भी आ रहा था कि नंबर 1 विकेट कीपिंग की चॉइस जो है वो ऋषभ पंत रहेंगे। हालांकि मुझे इस बात को लेकर के डाउट है, क्योंकि ऋषभ पंत इन मिडिल ऑर्डर एज अ विकेट कीपर बैट्समैन अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट में उतना सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। आईपीएल में इस बार उन्होंने कुछ परफॉर्मेंसेस जरूर की हैं, लेकिन वो उतनी कन्विंसिंग नहीं है। उसके बाद नंबर 6 की बात की जाए, तो नंबर 6 पर आपको हार्दिक पांड्या दिखेंगे। हार्दिक पांड्या का बल्ले से परफॉर्म करना एक तो बहुत जरूरी है, और दूसरा इस इंडियन टीम में वो जिस रोल को खेलेंगे वो रोल है जो कुछ साल पहले वो मुंबई इंडियंस में खेला करते थे, फिनिशर का रोल। बीइंग अ एक्सपीरियंस प्लेयर, सीनियर प्लेयर, और एबिलिटी टू हिट बिग शॉट्स जो उन्होंने पास्ट में दिखाई है, हाल फिलहाल में वो उनसे बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिली। आपने आईपीएल में भी देखा, जहां पर बहुत हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे थे, लेकिन हार्दिक पांड्या बहुत कम स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। तो ना सिर्फ हार्दिक पांड्या को इस नंबर पर बैटिंग करनी है, स्ट्राइक रेट भी हाई रखना पड़ेगा, जो सबसे जरूरी चीज रहेगी। क्योंकि आप बैटिंग ऑर्डर आप देखें, आपको बीच में संभालने वाले प्लेयर के रूप में विराट कोहली भी हैं और बैट्समैन भी आपके पास हैं। हार्दिक पांड्या के पास सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी गेम्स को फिनिश करने की, तो वो हार्दिक पांड्या कैसे निभाएंगे इस T20 वर्ल्ड कप में, इंडिया की सक्सेस उस बात पर बहुत ज्यादा डिपेंड करेगी। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इसके बाद जो प्लेयर आएंगे, अक्षर पटेल की बात की जाए, उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है हाल फिलहाल में, आईपीएल भी वो ठीक ठाक करके आए हैं। नंबर 7 के प्लेयर मेरे हिसाब से आपके अक्षर पटेल होंगे।
लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अक्षर पटेल की जो बड़ी परफॉर्मेंसेज रही हैं वो आपको श्रीलंका के खिलाफ दिखेंगी, वो आपको वेस्ट इंडीज के खिलाफ दिखेंगी, वो आपको छोटी टीमों के खिलाफ बायलैटरल सीरीज में ज्यादा दिखेंगी। बड़ी अपोनेंट के खिलाफ बड़ी स्टेजेस पर अक्षर पटेल की भी परफॉर्मेंसेस जो है वो क्वेश्चनेबल है। पिछले T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा वो भी थे, खेले भी थे, बट उनका प्रदर्शन वहां पर भी आपको देखने को नहीं मिला था। तो ये एक अलग तरह का एक्सपोजर होगा, अलग तरह का प्रेशर होगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी अक्षर पटेल के भी कंधे पर बहुत ज्यादा होगी। तो उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग अ यंग प्लेयर से ज्यादा जूनियर प्लेयर कंपेयर टू हार्दिक पांड्या को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा लेनी होगी और अक्षर पटेल को उसमें उनका साथ देना पड़ेगा, तभी जाके इंडिया की फिनिशिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। लेकिन जिस तरह के ये प्लेयर हैं इनको देख के लगता नहीं, क्योंकि कंपैरेटिव एनालिसिस में जब आप दूसरी टीमों के फिनिशर्स देखेंगे ना तो वो आपको बहुत डिस्ट्रक्टिव और डेंजरस नजर आएंगे, लेकिन हमारे फिनिशर देख के आपको जो फील आएगा कि ये नॉर्मल और एवरेज से प्लेयर है, कोई एक्स फैक्टर वाली फीलिंग या डराने वाली फीलिंग सामने वाली टीम को नजर नहीं आती। अब यहाँ पर एक और पेच है, एक कीड़ा है नंबर 8 की बल्लेबाजी के नाम का। वो जब वर्ल्ड कप आता है, आईसीसी इवेंट आता है, तभी वो इंडियन क्रिकेट में निकल करके आता है। वो एक बार फिर से निकल करके आ गया है और इसीलिए इस इंडियन टीम मैनेजमेंट ने दो लेफ्ट आर्म स्पिनर या दो ऑलराउंडर सेलेक्ट किए हैं। तो रविंद्र जडेजा को 8 नंबर या 7 नंबर, वो चेंज आप अक्षर और जडेजा के बीच में देखते रहेंगे जरूरत के हिसाब से, उस पर खिलाने का इरादा लगता है और मुझे लगता है कि वो 8 नंबर पर रविंद्र जडेजा को खिलाएंगे। और टीम का जिस तरह का कॉम्बिनेशन है, जैसे 4 स्पिनर लिए, 3 फास्ट बॉलर लिए, तो जो टीम का कॉम्बिनेशन रहेगा 3 स्पिनर, 2 मेन फास्ट बॉलर प्लस हार्दिक पांड्या, इन 6 गेंदबाजों के कॉम्बिनेशन के साथ ही टीम खेलने वाली है। और जडेजा और अक्षर को साथ खिलाने से आपको ये हो रहा है कि 8 नंबर पर आपको थोड़ी बैटिंग मिल जाएगी। अगर आप जडेजा को नहीं खिलाते हैं तो ये होगा कि अक्षर के बाद आपकी बल्लेबाजी पूरी तरह से खत्म है। 5 विकेट जैसे ही गिरेंगे और 6ठा विकेट गिरने वाला होगा तो आपकी धड़कनें बढ़ जाएंगी, आपके लिए मैच वहीं पर खत्म हो चुका होगा। क्योंकि आपके फिनिशर भी ऐसे ही हैं, जो जॉस बटलर ने आईपीएल में एक मैच टेल के साथ खत्म करके दिखाया था, 3 ओवर में 46 रन बना करके। हमारी टेल में वो दम नहीं है जो उस तरह से मैचेस फिनिश कर दे, तो वो लोअर ऑर्डर के बैट्समैन में भी नहीं है और ना वो टेल में उस तरह का सपोर्टिंग रोल खेलने का दम नजर आता है। इसलिए 8 नंबर का कीड़ा जो इस वक्त निकल करके आया है वो रविंद्र जडेजा को इस टीम में प्लेइंग 11 में भी जगह दिला जाएगा। उसके बाद एक स्पिनर आपके कुलदीप यादव होंगे, क्योंकि 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर आपने ले लिए हैं, ऑर्थोडॉक्स ले लिए हैं, तो दूसरा आप चाइना मैन ही लेंगे, आप यूजी चहल की तरफ नहीं जाएंगे। और चहल मोर लाइक अ बैकअप ही इस्तेमाल होंगे इस T20 वर्ल्ड कप में, जैसे वो पिछले T20 वर्ल्ड कप में जाके बाहर ही बैठे रहे थे। होपफुली इस बार ऐसा ना हो, जरूरत के हिसाब से उनको गेम मिले, लेकिन स्टार्टिंग प्लेइंग 11 में चहल की जगह बनती मुझे नहीं दिखाई देती। उसके बाद 2 फास्ट बॉलर जो रहेंगे उसमें एक आपके जसप्रीत बुमराह होंगे और दूसरे अर्शदीप सिंह होंगे। तो ये तो 11 बन जाती है जो सिंपल आपको नजर आ रही है। अब इस कॉम्बिनेशन में 2 तरह के चेंजेस हो सकते हैं। एक ये, जहां पर फास्ट बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशंस होंगी, वहां पर आपको एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर चाहिए होगा, तो जडेजा वाली जगह पर आप मोहम्मद सिराज को डाल देंगे। एक तो वो सिनारियो होगा। आपको विकेट टेकिंग स्पिनर चाहिए होगा, तो क्या चहल को आप डाल पाएंगे? हालांकि सिराज को प्लेइंग 11 में डालना और चहल को प्लेइंग 11 में डालना ये बिल्कुल सिमिलर है। कंडीशंस, आप एक को स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस में खिलाएंगे और दूसरे को फास्ट बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशंस में खिलाएंगे, क्योंकि बैटिंग को दोनों ही हार्म करने वाले हैं, चाहे आप सिराज को खिलाएं चाहे आप जो है वो यूजी चहल को खिलाएं। तो ये उसके अलावा अभी जो कॉम्बिनेशन है ये 2 सिनारियो हो गए। इसमें एक और सबसे इंपॉर्टेंट और पेचीदा कॉम्बिनेशन रहेगा, जिसमें आप शिवम दुबे को इस प्लेइंग 11 में फीचर करने के बारे में सोचेंगे और उनके फीचर होने की भी जगह एक ही है, वो है रविंद्र जडेजा का स्पॉट। जब आप उनको रविंद्र जडेजा की जगह पर रखेंगे तो ऑब्वियसली बैटिंग तो वो 8 नंबर नहीं करेंगे, वो एज अ फ्लोटर ही इस्तेमाल होंगे। फ्लोटर मतलब कि आप सिचुएशन असेस करेंगे कि स्पिनर कब गेंदबाजी करने वाले हैं, तो उसके आसपास, उससे पहले या उस सिचुएशन में आप उनको बल्लेबाजी करने के लिए भेज सकते हैं, या आपको बीच में एक्सेलरेट करने की जरूरत है और आप मेन बैट्समैन के साथ वो चांस नहीं लेना चाहते तो आप शिवम दुबे को उस सिचुएशन में भेजेंगे। तो बहुत ही सिचुएशन के बेसिस पर या उस तरह से आप शिवम दुबे को एज अ फ्लोटर इस टीम में जो है वो इस्तेमाल करने वाले हैं। उसके अलावा गेंदबाजी की बात करें, फिर क्या होगा, उनके खेलने से
हार्दिक पांड्या आपके 5वें गेंदबाज बन जाएंगे और हार्दिक पांड्या से आपको फिर ये उम्मीद करनी पड़ेगी कि वो 4 ओवर की पूरी गेंदबाजी करके दें। 4 नहीं करें तो कम से कम 2 या 3 ओवर की गेंदबाजी करें और एक आधा ओवर जो है 1-2 ओवर की गेंदबाजी आप शिवम दुबे से निकाल पाए। तो वो भी एक कॉम्बिनेशन हो सकता है जिसके बारे में टीम जरूर सोचेगी, बिकॉज शिवम दुबे को इस टीम में 15 में लेने का मकसद ही यही है कि जो आपके बैटिंग ऑर्डर में फायर पावर मिसिंग दिखती है वो शिवम दुबे के आने से जरूर मिल पाएगी। तो दोस्तों ये कुछ परमिटेशन कॉम्बिनेशंस हैं जो अभी हाल फिलहाल टीम इंडिया के प्लेइंग 11 के बनते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोग को क्या लगता है प्लेइंग 11 क्या बन रही है इस 15 में से? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।